नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दौरे पर थे जालंधर, जींद और चंडीगढ़ के। इस दौरे के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस दौरे के मायने क्या है, मतलब क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा है। विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। इससे अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। इनको लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए। और चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे मेहमान के स्वागत के साथ। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आज की अगर हम बात करें, चर्चा की शुरुआत करें, तो हम डेरों की राजनीति से जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास जी से उन्होंने बातचीत की, ट्रेन में मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, पंजाब में चुनाव है, सबसे बड़ा मायने तो यही है। और जब चुनाव होता है तो जो राजनीतिक दल हैं वो सभी तरह के जो भी उनके सामर्थ्य में हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। और पंजाब एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी एक चुनौती के तौर पर है, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ सेकंड पार्टनर के तौर पे, जूनियर पार्टनर के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी रही है, उसके मंत्री भी रहे हैं, कुछ बड़े नाम भी रहे, बलराम जी दास टंडन रहे, मदन मोहन मित्तल रहे और लोग भी रहे। लेकिन अपने दम पर
कभी वो उस तरह से खड़े नहीं हो पाई। 2022 में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक बड़ा नाम थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे एक बार नहीं उससे ज्यादा, और उनको अपने पाले में मिलाया और उनकी पूरी टीम भी साथ में आई जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लॉयलिस्ट थे। लेकिन कुछ बात बनी नहीं 22 में भी। और अदरवाइज भी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके का आधार नहीं रहा, लेकिन किसान आंदोलन के बाद और ज्यादा लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में अपनी जड़ें पसारी, जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल में उन्होंने जीत हासिल करी, क्योंकि वो भी एक ऐसा राज्य था जो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। उसके बाद अब पंजाब का चुनाव जो आने वाला है और जिसको बहुत ही चंद महीने ही रह गए, उसको भी एक भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर जो मोदी जी की अगुवाई में या अमित शाह जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो बहुत ही आक्रामक रणनीति के साथ चली है। और उसने, इसका एक उदाहरण ये भी है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बावजूद उन्होंने उसके तुरंत बाद जो राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह, उसमें बहुत जबरदस्त कमबैक करा। और ना सिर्फ कमबैक करा, अब तो इस प्रकार से टूट फूट करी है। और पार्टियों में उदाहरण आपके सामने है, तृणमूल का सामने है। और पंजाब की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी की जलंधर रैली के मंच पर उनके ठीक पीछे आपको आम आदमी पार्टी के वे सांसद जो रिसेंटली टूट के आए, वो दिखाई दे रहे थे, आपने उसमें देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी, जिसे कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड वाली जो बात कहते हैं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो रखेंगे। आज इवन यहाँ तक कि आप जानती हैं कि जो ट्रेन की उन्होंने बात करी है, उसमें स्पेशली उन्होंने रविदास जी का जिक्र किया है जी कि जी जी। अमृतसर से जो काशी, और रविदासी समाज आप जानते हैं कि वो अनुसूचित जाति वर्ग में है और पंजाब में बड़ी संख्या में है। और आप ये भी जानती हैं कि कांग्रेस में जो आजकल एक नेता बहुत ताल ठोक रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी दलित समुदाय से, उनका भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है या जो उनकी यूएसपी है, वो यही मानी जाती है, जिसके दम पे वो पहले भी मुख्यमंत्री कुछ महीनों के लिए बन पाए थे। तो मोदी जी जो है वो निश्चित ही आज जो, अच्छा, जिस तरह से आज की रैली उनकी वहां पर थी और जिस तरह से वहां पर जो पंजाब भाजपा का नाम भी लिखा हुआ था सामने बिल्कुल स्टेज के नीचे, और जिस तरह से पंजाब भाजपा के जो नए प्रधान उन्होंने बनाए हैं, ढिल्लो साहब, केवल ढिल्लो, उन्होंने बहुत खुल के पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने की और इस तरह की बातें करी। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि वो सरकारी कार्यक्रमों, एक तरह से सरकारी स्कीम्स के उद्घाटन थे और कई तरह के कई विभागों से संबंधित थे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल, अगर मैं इसको कहूँ कि उन्होंने एक तरह से शुरुआत करी है कैंपेन की पंजाब में, तो शायद वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले समय में भी पंजाब पे फोकस करेंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में है। अब वो अमित शाह करेंगे लीड, उसको कौन करेगा, कौन से इंचार्ज, आजकल तो आपने देखा है कई जगहों पर धर्मेंद्र प्रधान, सतीश पुनिया जी, इन लोगों की टीम, भूपेंद्र यादव, ये सब लोग पूरी पूरी मशीनरी वो लगा देते हैं, क्योंकि पंजाब की तरह ही, पंजाब से मिलता जुलता एक तरह से राज्य है, कृषि प्रधान भी है, सब कुछ है। लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा में भी सेम लगभग स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की सेकंड पार्टनर के तौर पे, जूनियर पार्टनर के तौर पे। और बल्कि हरियाणा में और भी खराब स्थिति थी यदि मैं कहूँ, क्योंकि पंजाब में तो फिर भी ये माना जाता था कि शहरी वोट या हिंदू वोट जो है वो एक कॉम्बिनेशन अकाली दल के साथ है। हरियाणा में तो मैंने स्वयं देखा जब मैं पत्रकारिता में था कि किस तरह से चौटाला साहब ट्रीट किया करते थे भारतीय जनता पार्टी को, और उससे पहले भी बंसीलाल जी के साथ भी। तो सरकारों में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ये सपना नहीं देखता था कि वो अपने दम पर इस तरह से खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक चीज को उन्होंने कर दिखाया, और 3 बार से लगातार वहां पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत वाली सरकार है। बीच में उनको सहारा लेना पड़ा, अब वो सहारा भी नहीं है। और मोदी जी जैसे हरियाणा में रहे वैसे, क्योंकि आप जानती हैं कि जब 1995 में उनको, या 6 में, क्योंकि तब मैं जर्नलिज्म में था, उनको जब गुजरात से निकाला मिला था केशुभाई पटेल के द्वारा, और वो राष्ट्रीय सचिव थे भारतीय जनता पार्टी के,
डॉक्टर गुरमीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है सिग्नल में कोई इशू आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक मैदान खेल का युवाओं के लिए है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया, लेकिन यहाँ पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ मैदान चुनावी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें आज हमें दिखाई दी हैं, कहीं ना कहीं उसमें पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव की जो है वो दिखाई दी है हमें झलक की। मतलब किस तरीके से तैयारी चल रही है, किस तरीके से बीजेपी जो है दम लगा रही है कि वो पंजाब में अपने पैर जमा पाए। इसको लेकर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमने दलित वोट की बात की है जो 31% है पंजाब में, और संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है जो अमृतसर से काशी तक चलेगी, वाराणसी तक चलेगी, और डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की है। तो यहाँ पर हमें दलित वोट साधने की राजनीति तो दिखाई दी है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पगड़ी की, तो हरा रंग है। उन्होंने कहा किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एमएसपी कई जो फसलें हैं उन पर ज्यादा दी जा रही है। तो आज जो हरे रंग की पगड़ी उन्होंने बांधी थी, पग बांधी थी, उसके क्या मायने निकाले जाए? जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, बीच में मिल रही थी, बीच में कनेक्शन कट गया था। जो वो बात कंप्लीट कर दूं जो मैं कर रहा था, तो वो 95-96 का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जब गुजरात से उन्हें हटाया था केशुभाई पटेल ने, और तो वो सबसे पहले जो उनका सेंटर था वो चंडीगढ़ ही था। तो इस नाते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये जो एरिया था इसमें वो काफ़ी एक्टिव तब रहे हैं। और उसके बाद 2001 में फिर वो गुजरात में गए जब भूकंप आया, और उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा 2002 के बाद। तो इसलिए उनका इस जगह से वे परिचित हैं। और आप जो पगड़ी की बात कर रही थी, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैंने भी नोटिस की। आमतौर पर जो केसरिया या जो पंथ का जो कलर कहते हैं, जिसे आप भगवा कह लो या ऑरेंज कह लो, इस तरह का जो कलर है वो आमतौर पर वो खुद भी पहले पहनते रहे। लेकिन इस बार वो जो ग्रीन उन्होंने चयन किया है, तो लाजमी सी, वैसे तो ग्रीन कलर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, लेकिन निश्चित ही उन्होंने यहाँ पर जो किसानों का भी, क्योंकि वो रंग माना जाता है, तो वो केसरी को छोड़ के उन्होंने जो भगवा, ये जो हरा पहना है, ये निश्चित ही किसानों को एक मैसेज देने की बात है। और जो मैं हरियाणा की बात कह रहा था, देखिए हरियाणा में भी निश्चित ही पंजाब जितना नहीं प्रभाव था, लेकिन हरियाणा भी एक किसान प्रदेश है, और हरियाणा में भी उस समय जो आंदोलन हुआ था, बल्कि उसका प्रभाव तो ज़्यादा हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के आसपास तो हरियाणा था, और हरियाणा के लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया था। लोग पंजाब से आके जब महीनों वहाँ पड़े रहते थे बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है। और जिस तरह से अब तोड़फोड़ वाली बात है और बातें हैं, तो उसमें तमाम सामदान दंडभेद जो हम कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए जो भी रास्ता बनता है वो बनाने की कोशिश होगी। और जितने साल उनको सत्ता में हो गए हैं केंद्र में, उससे उतना ही ज्यादा मजबूती हो रही है, और जो सहयोगी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, वो कमजोर हो रही है एक तरह से। तो इसलिए वो पंजाब में, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो कोई ऐसी कोशिश में कसर नहीं छोड़ेंगे जो उनको सत्ता की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ले जाती है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या दोबारा वो गठबंधन की ओर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पंजाब में ये हिमायत कर रहे हैं कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो तो उसका फायदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी ओवरऑल भी देश में अपनाई है, चाहे वो आप हरियाणा में देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लें या बिहार में देख लें, तो उसका एग्जाम्पल हर जगह यही है कि वो जो सहयोगी दल है या क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनको धीरे धीरे वो लील लेते हैं या उनको वो खत्म कर देते हैं, और वो अपने दम पे आते हैं। तो इसलिए वो अभी एसेस करेंगे जब इलेक्शन अनाउंस होगा कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर होगा। लेकिन जहां मैंने पहले बात छोड़ी कि वो एक तरह से पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत आज उन्होंने, चाहे वो जालंधर कैंट स्टेशन की बात हो या अन्य योजनाओं की, बाईपास की बात हो। आज रोचक बात ये भी है कि बाईपास के उद्घाटन थे, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे गडकरी जी कहीं नजर नहीं आए। तो क्योंकि मंत्री के नाते, जैसे अश्विनी वैष्णव इसीलिए आए हुए थे उनके साथ, और ना सिर्फ वो जींद में थे, फिर वो चंडीगढ़ में भी थे, जबकि चंडीगढ़ में मेरे हिसाब से रेलवे का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन अश्विनी वैष्णव उनके साथ साथ ही रहे, संभवतः उन्हीं के प्लेन में होंगे। तो वो जिस विभाग के, जैसे चंडीगढ़ में कुछ इनॉग्रेशन पीजीआई के थे, तो
नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर के नाते मौजूद थे मंच में, जी। लेकिन गडकरी साहब दिखे नहीं, तो वो भी एक उसका कुछ निहितार्थ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं पिछले दिनों चल रही हैं वो आप भी उनसे परिचित होंगी। जी, लेकिन थोड़ा वो तो अलग मामला है। पंजाब के मामले में जी। जी, थोड़ा एक सवाल यहाँ पर चंडीगढ़ का जिक्र आया तो आपसे जानना चाहूंगी कि चंडीगढ़ में जो है मंच पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी दिखाई दिए। अब इसे कर्टसी कहा जाए, इसे प्रोटोकॉल कहा जाए, या इसके मायने कुछ और है? देखिए, निश्चित ही जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक लोकल एमपी को न्योता तो जाता है, और अगर वो नहीं जाता तो थोड़ा वो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उस प्रोटोकॉल का पालन करना लोकल एमपी के लिए जरूरी नहीं होता। बहुत जगहों पर ऐसा होता है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है और लोकल एमपी उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करते, है ना। जी। उदाहरण के लिए जलंधर में तो मुझे मेरे हिसाब से ये काफी संभावना है कि चन्नी साहब को भी न्योता गया होगा फंक्शन का, लेकिन क्या वो वहां थे? तो वो तो नहीं थे, मतलब और यहाँ पर मनीष तिवारी थे। तो मनीष तिवारी को लेकर शुरू से ही जो धारणा है, जब आपको पता है जब कमेटीज बनी थी तब भी उन्होंने कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो किसी विदेशी भाषा में कोई ट्वीट किया था, हमें तो उसका मीनिंग भी खास नहीं मालूम। तो वो मनीष तिवारी, क्योंकि वो जो G23 और ये सब था, और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि, और फिर आपने देखा था वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दल गए थे उसमें भी उनको शामिल किया गया था। तो मनीष तिवारी की मौजूदगी निश्चित ही केवल प्रोटोकॉल और कर्टसी तो नहीं है, और उन्होंने वो स्टेज शेयर किया है और उनका नाम लिया गया, और बहुत कम लोग थे। आपने देखा ही है मोदी जी के स्टेज पे पंजाब में तो बहुत लोग बिठाए, क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन है, और वैसे भी चलिए वहाँ संख्या ज्यादा है। लेकिन चंडीगढ़ के स्टेज पे तो मैंने जितना देखा, अगर मैं ठीक हूँ तो केवल 4 या 5 लोग थे, तो जिसमें गवर्नर साहब थे और नड्डा साहब थे, अश्विनी वैष्णव थे और ये थे। तो वो उस दृष्टि से देखा जाए, इवन सीएम भी नहीं थे, जबकि उस स्वागत वगैरह उन्होंने शायद किया होगा या शायद जींद में रह गए होंगे। तो इसलिए न्योता तो फॉर्मली जाता है प्रोटोकॉल के तहत, जितना मुझे आइडिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्टेज पे जाएं। तो मनीष तिवारी भी, क्योंकि ओरिजिनली तो पंजाब की राजनीति करते रहे हैं, वो आपको पता ही है, पंजाब से चुनाव भी लड़े हैं, पहले लुधियाना से जीते भी हैं, एक बार आनंदपुर साहिब से भी लड़े हैं, और फिर वो यहाँ से चंडीगढ़ से कठिन मुकाबले में जीत गए थे पिछला चुनाव 24 में। और तो मतलब चंडीगढ़ वैसे भी पंजाब की राजधानी है, तो और वैसे भी मनीष तिवारी का, जैसे मैंने कहा, उनका एक दखल है। लेकिन ये कहा जाता है कि उनका भी, जैसे मैंने बताया ना, आप कोई है नहीं किसी पे। आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ा है, मतलब राज्यसभा के सांसदों को, जिनमें सोचिए जो स्ट्रेटेजिस्ट थे सबसे बड़े, वही दोनों लोग चले गए, पाठक और राघव चड्ढा जी। और अब तो ये भी चल रहा है कि शायद उन्हें मंत्री भी कोई बन सकता है, राघव चड्ढा का नाम उसके लिए चलता है अगर कभी कैबिनेट रिशफल होती है। तो इसलिए उसके बाद तो ये मनीष तिवारी वगैरह, जिस तरह से बीजेपी मतलब सरप्राइज देती है, उसके बाद किसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं ये संभावना कहना बहुत मुश्किल है। जुड़े पहले भी होते थे, नेताओं के आपस में संबंध अच्छे हैं, लेकिन अब जिस तरह का खुला खेल परुखाबाजी चल रहा है उसमें तो फिर कोई भी संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते। और निश्चित ही चंडीगढ़ के मंच पे मनीष तिवारी का होना भी अपने आप में कुछ राजनीतिक संकेत तो जरूर देके गया है। जी, राजनीतिक संकेत तो बहुत सारे थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान। यहाँ पर एक और बात उठती है कि उन्होंने कांग्रेस में जो कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है उसको लेकर भी बात की है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अकालियों पर भी उन्होंने निशाना साधा है, और एक कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया कि 117 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये संकेत सीधा सा दे दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की किसी भी टिप्पणी को जो है बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और जब उन्होंने तमाम पार्टियों के लिए जो है कुछ ना कुछ बात कही है, पिछली बातें कही है, जो भी उनके कार्यकाल में हुआ उसको गिनवाया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने अकेले लड़ने की तैयारी में है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये सोच रही है कि वो जो अपने दम पे जो कई क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका सहारा लेके, बल्कि उन्होंने उनको खत्म ही कर दिया है। राजनीति का ये नियम भी है कि जिस सीढ़ी पे आप चढ़े उसको सबसे पहले तोड़ें। लेकिन जहां तक ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित ही उनकी बात बिना उसके नहीं है, लेकिन राजनीति में परमानेंट भी कुछ नहीं होता है। तो वो नेचुरली सिचुएशन लगातार असेस करेंगे,
और उसके बाद अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही रूल आउट है तो ऐसा कई बार नहीं होता। और पर वो निश्चित ही चाहेंगे कि अगर उन्हें लगेगा और अगर वो अकाली दल से समझौता करेंगे भी जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने को सेकंड पार्टनर तो नहीं बनाएगी। पहले आपको जानते हैं कि बहुत जूनियर पार्टनर थे। अगर हम अकाली दल से सीटों का जब बंटवारा होता था तो उसकी अगर तुलना करें, और वैसे ही स्थिति हरियाणा में भी थी, तो बहुत कम सीटें उनको मिलती थी, मतलब जूनियर पार्टनर के तौर पे लड़ते थे। अब अगर कोई समझौता होता भी है, अभी तो फिलहाल जैसे आपने बताया कि वो हिंट कर गए कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, और ऐसा लगता भी है कि वो चाहे बाहर से लेके आए, उधार के लेके आए, चाहे जैसे करें, लेकिन कैंडिडेट उतार सकते हैं और उनकी कोशिश होगी। लेकिन अगर वो किसी खुदा ना खास्ता अगर कभी समझौते में जाएंगे भी तो फिर वो पहले वाली बात तो अब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही सीटों के मामले में अभी भी वहां कामयाब नहीं हो पाई है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में, जी। लेकिन पंजाब में अब वो अपने आप को काफी एक इस तरह से प्लेस करके दिखाना चाहती है कि, लेकिन अभी पंजाब की राजनीति में बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। अभी देखिए ये जो फिल्म आई है सतलज, उसको ही लेके आपको मालूम है राजनीति हो रही है। कांग्रेस भी उसमें थोड़ी मुश्किल में है, क्योंकि उसके जमाने की बात है। बिट्टू साहब ने तो ये सफाई तक दे दी कि बेअंत सिंह जी के रहते उनको नहीं छुआ गया, और जब बेअंत सिंह जी की हत्या हुई चंडीगढ़ में, उसके कुछ दिन बाद ही उनको उठाया गया। लेकिन जो सारा कुछ हो रहा था वो तो बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे जब गिल साहब डीजीपी थे, जो उस फिल्म के मुताबिक। और बीजेपी ने क्योंकि उस फिल्म को बैन किया है, क्योंकि देखिए इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और या एनडीए की सरकार है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट भी, ये भी एक संयोग की बात है कि जब वो बैन लगा उसके बाद जो उसकी सफाई के लिए, या जिस मंत्रालय से वो आदेश लगा कि हटाइए आप ओटीटी से, वो या जिस मंत्रालय के अंतर्गत सेंसर बोर्ड काम करता है उसके जो मंत्री है वो भी आज स्टेज पे थे वहां पर, अश्विनी वैष्णव। वो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, लेकिन साथ में वो आईएनबी मिनिस्टर भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक प्रकार से ये सवाल है वहां पर पंजाब में लोगों में कि क्यों आपने फिल्म बैन करी है। और अकाली दल अपनी मुश्किलों से दो चार हो रहा है, आपको पता ही है। सुखबीर जी के लेके भगवंत मान ने भविष्यवाणी कर दी है, उनसे पूछताछ हो रही है। तो सभी पार्टियां हैं, और ऐसे में जो पंथक एजेंडा जिसे हम कहते हैं, या जो कट्टरवाद एक धारा रही है, जो सीटें भी जीती हैं अमृतपाल सिंह और इन लोगों का, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस चीज का लाभ भी उठा सकते हैं। तो अभी बहुत पंजाब में फ्लूइड सिचुएशन है, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस चीजों को असेस करेगी, और जैसे मैंने कहा कि राजनीति में परमानेंट तो कोई बात, कोई बयान, कई बार तो बल्कि राजनीति में जो बयान दिया जाता है सार्वजनिक तौर पे, अंदर खाते बात उल्टी चल रही होती है। और मोदी जी की तो आदत है, वो चौंकाते हैं बहुत लोगों को अपने फैसलों से। तो इसलिए वो अभी असेस करेंगे, अभी समय है, जैसे मैंने कहा आपको कि पंजाब में वो देखेंगे कि बाकी पार्टियों के क्या हालात है। अब आम आदमी पार्टी के जो लोग उन्हें तोड़े हैं और जो आज जलंधर के मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम कर पाएंगे, या कितने उनको ऐसी मसाला मुहैया करवा पाएंगे कि जिससे जो मौजूदा पार्टी है उसको, सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको, उसके खिलाफ कुछ चुनाव से ठीक पहले कोई बड़े धमाके करने का मौका मिले। तो इस तरह की चीजें अभी हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि वो चीजें, जो वो स्ट्रेटजी बन रही है, वो हमारे आप तक तो आनी बहुत मुश्किल है जब तक वो घटेगी नहीं। वो जो चार छह लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हुए, वही उसको बता सकते हैं। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी की जो आज सभा थी, या जो उनका भाषण था, वो निश्चित ही राजनीतिक भाषण था। और अपनी तरफ से उन्होंने पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश की है। और आपको पता ही है, अभी प्रधान भी उन्होंने बदले हैं हाल ही में, और किस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है कांग्रेस पे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के तो दिल उछल रहे हैं, मतलब खुशी में है वो कि कांग्रेस अपना जुलूस निकलवा रही है। हालांकि चन्नी साहब ने कब ऑल इज वेल कह दिया है वहां से मिलके, लेकिन हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया उस तरह से, और स्ट्रिक्ट रहे हैं, और उनको एक मैसेज दिया है। तो क्या, वही मैंने बताया कि आने वाले समय में कोई कांग्रेस में फिर कोई बड़ा खेल होगा। बंगाल में खेला होबे की बात की जाती थी, वो तो सब खत्म हो लिया। वहां पे तो एकदम शांति कर दी इन लोगों ने, कोई खेल की गुंजाइश नहीं बची है। तो जी। क्या पंजाब में कोई बड़ा खेल कांग्रेस में दोबारा होगा, तो या कोई बड़ी टूट होगी, ये सब चीजें इस पे वो डिपेंड। अब देखिए, अगर कांग्रेस से ही 50 आदमी ऐसे आ जाएं जो कैंडिडेट के दावेदार हों, या मतलब टिकट के दावेदार हों, ये वो,
तो शायद उनको अलायंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक चैलेंज है कि वहां पर सभी सीटों पर कैंडिडेट स्ट्रांग दे पाए। जी। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, लेकिन ये भी साफ बात है कि पंजाब भले ही बीजेपी के लिए एक अभेद्य किला क्यों ना रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के बाद जोश तो उनका हाई है। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं कि आपने जिस तरीके से सतलुज का जिक्र किया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे टच नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें कि सिख कौम के जो बड़े नेता माने जाते हैं सरदार तेजा सिंह समुद्री की 100वीं शहादत दिवस पर उनको याद किया, जिनका सम्मान मान सम्मान जो है वो सिख समुदाय में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को सिख समुदाय से कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक महान सिख नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करके। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी नेता जब जाता है किसी भी जगह पे तो उस शहर का जो बैकग्राउंड है ना, उन्होंने स्पोर्ट्स की भी बात की है कि यहाँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है और पंजाब के खिलाड़ी बहुत हो रहे हैं, तो वो एक पूरी टीम है और मोदी जी के साथ तो बहुत बड़ी टीम काम करती है इन विषयों पे। तो जिस दिन सभा हो रही है उस दिन उनका क्या है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि तय उस तरह से की गई हो। हर चीज का उनका एक जिसे कहते हैं सारा पहले से सेट रहता है। जो चीजें हमें बेसिकली लगता है कि कैलकुलेशन वो इसे हम बहुत कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस है, वो कैलकुलेशन रहती है कि मौके की नजाकत के राजनीति हिसाब में से मैंने क्या। बताया कि राजनीति में जी 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 प्लीज। नहीं, बिल्कुल ही ये सांकेतिक होता है इसके। वो भी आपको पता ही है, उन्होंने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जबकि हरियाणा और पंजाब के इतने विवादित मुद्दे हैं, उनको भी एक तरह से परमानेंट पगड़ी पहना रखी है। वो हरियाणा के कार्यक्रमों में, हरियाणा की विधानसभा में भी पगड़ी पहन के घूम रहे हैं। और ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति है जो उनकी पगड़ी बांधने में उनकी मदद करते हैं, वो उनके स्टाफ में है, बाकायदा उनका संबंध पंजाब से है। जी तो और आप सोचिए हरियाणा और पंजाब का तो कितना मुद्दा चलता है। तो वो तो हर चीज, अब वो भी पगड़ी पहनना क्या है, वो यही तो है, सांकेतिक तौर पे ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो सिख उससे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना ननिहाल मेरा ये वो और जो भी रिश्तेदारी वो भगवंत मान से भी कई बार निकालते रहते हैं। तो इसलिए चाहे वो कलर हो, आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया और फलाना दुनिया भर का है, उसमें हर चीज सिंबॉलिक तो है ही। उसमें मतलब कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते कि वो अनायास है कि उन्होंने हरे रंग की पगड़ी अचानक पहन ली होगी, या उन्होंने तेजा सिंह समुद्री का जो जिक्र उस दिन किया है ना, वो चीजें अचानक होंगी। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने, आपको पता ही है, जो अमृतसर से चुनाव लड़े थे, जो सिख हमारे संधू साहब, जो पहले एम्बेसडर रहे यूएस में, हालांकि वो चुनाव हार गए, उनको भी पिछले दिनों दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी दी है, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली में भी सिखों की अपनी भूमिका है। और तरनजीत संधू पंजाब से लड़े थे, हार गए थे चुनाव अमृतसर से, फिर भी उनको जिम्मेदारी दी है, जबकि ब्यूरोक्रेट अभी हैं, वो मतलब थे कुछ साल पहले तक उनकी और कोई वो, और उनका भी संबंध एक प्रतिष्ठित परिवार से है इन्हीं के। तो इसलिए जो भी वो कर रहे हैं, वो जितना भी मैंने जैसे बताया कि नेता जो होते हैं वो सत्ता में आने के लिए या जमे रहने के लिए 24/7 उनका दिमाग चलता रहता है, और जो भी कुछ उनको लगता है कि हमें लाभ पहुंचा सकता है जी वो करते हैं। तो इसलिए वो चाहे उनका भाषण हो चाहे उसकी शुरुआत। जी जी, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के पंजाब के दौरे की हम बात करते हैं तो 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अब इसमें गौर करने की बात है कि मालवा के 7, दोआबा के 5, माझा के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं, और विधानसभाओं की बात करें तो 54 विधानसभाओं पर कहा जाएगा कि इनका इफेक्ट पड़ेगा। मालवा की 23 है, दोआबा की 20 है, माझा की 11 सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो ये विकास की तस्वीर दिखाई जा रही है, पेश की जा रही है, विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, नए प्रोजेक्ट्स पंजाब में लाए जा रहे हैं, इन 54 विधानसभा सीटों पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि केवल प्रोजेक्ट आने से कोई टर्न अराउंड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इतना स्वे नहीं कर सकते आप इलेक्शन को, लेकिन कैलकुलेशन जिसकी अभी आप बात कर रहे थे वो जरूर होता है। और तीनों क्षेत्र हैं इंपॉर्टेंट, मालवा में भले सबसे ज्यादा सीट हो। और ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसने ये वर्ड कॉइन किया, ये पहले कांग्रेस के समय में नहीं था। हालांकि कांग्रेस की भी सरकारें थी, डबल इंजन जो कहते हैं कि डबल इंजन जरूरी है, कि दिल्ली में भी बीजेपी का इंजन हो और पंजाब में भी बीजेपी का इंजन, या हरियाणा में भी, किसी भी राज्य में वो जाते हैं तो वो डबल इंजन की बात करते हैं बीजेपी के तमाम लोग। मोदी जी तो इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं। तो उसमें यही वो कहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, और ये बात सही भी है कि पंजाब की जो आर्थिक हालात है
फॉर दैट मैटर इवन हिमाचल की या और भी जो राज्यों की स्थिति है वो बहुत हमेशा टाइट रहती है, खस्ता हाल रहती है। तो वो आर्थिक अनुदान के लिए, मदद के लिए, चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, वो कहते हैं जब भी दिल्ली आते हैं अपना कुछ ले जाते हैं प्रोजेक्ट, और उनको और कैबिनेट वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बस वो प्रोजेक्ट ले जाते हैं। उनके लिए फेमस है कि वो दिल्ली से प्रोजेक्ट ले जाते हैं, दिल्ली की हर विजिट में 2-4 प्रोजेक्ट ले जाते हैं। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है लोगों को। लेकिन हमारे देश में मोदी जी बहुत सालों से विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता हो कि विकास के नाम पे वोट पड़ते हैं तो शायद अच्छी बात है कि पड़े, लेकिन अभी वो थोड़ा वक्त दूर है। हमारे यहाँ जो इमोटिव इश्यूज हैं उन पे मुद्दों पे इलेक्शन होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करती है तो साथ में राम मंदिर की भी बात करती रही, और राम मंदिर को लेके पीछे जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद यूपी में बड़ी मुश्किल हो रखी है उनको, क्योंकि वो ऐसा इमोटिव इशू है। और चुनाव यूपी में भी है पंजाब के साथ, आप जानते हैं, और यूपी और बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ योगी आदित्यनाथ, और वहाँ तो चलिए वो संभालने के लिए बैठे हैं, यहाँ तो कोई चेहरा है नहीं, तो मोदी जी यहाँ पे शायद ज़्यादा फोकस करेंगे। वहाँ की इंटरनल जो डायनेमिक्स है बीजेपी की, उसको लेकर भी कई तरह के इवेंट बटे। बट पंजाब में प्रोजेक्ट्स वगैरह के माध्यम से वो मैसेज यही देते हैं कि इससे पंजाब का हित होगा अगर दोनों जगह सरकार होगी। लेकिन चुनाव एंड में जैसे मैंने कहा कि वो किसानों की बात है, या जो इमोटिव इश्यूज हैं, या पंजाब में तो जो पंथ के इश्यूज है, और जैसे अभी मैंने बताया ये जो बेअदबी वाला मामले पे नोटिस हुआ है, या सतलज है, अब ये सारे इमोटिव इश्यूज है, इनके पीछे कोई उस तरह से तार्किक आप वो नहीं कह सकते। तो हमारे देश में जो इलेक्शन है वो या भावनात्मक मुद्दों पे होता है, या वो फिर जाति और क्षेत्र के मुद्दे पे होता है। विकास के प्रोजेक्ट से चुनाव जीतना या बहुत बड़ा लाभ मिलना मुझे नहीं लगता। हाँ, कहने के लिए अवश्य होता है कि केवल ढिल्लों ने आज कहा भी है कि जब भी पंजाब आते हैं, मैं देख रहा था उनकी वेलकम स्पीच में कि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, बहुत करोड़ों रुपए लेके आते हैं। तो वो बहुत सा अच्छा, कई प्रोजेक्ट तो वैसे भी रूटीन में चलते ही रहते हैं। अब जलंधर का उन्होंने जो स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है, वो आप जानती हैं वहाँ से कई राज्यों में भी उसी के साथ किया है वो, जो अपने मॉडर्न या स्मार्ट स्टेशन वगैरह की जो बात करिए, तो वो चुना उन्होंने जलंधर, नो डाउट, क्योंकि जहाँ चुनावी राज्य है वहां पर। अभी तो ये भी बातें कही जा रही है कि पंजाब से कुछ कैबिनेट में भी लोग लिए जाएंगे। ऐसा अटकलें इसीलिए लगाई जा रही कि चुनाव के मद्देनजर यूपी और पंजाब, अब जो इमीडिएट चुनाव है वो यूपी और पंजाब में है, आपकी जो नेक्स्ट चुनाव है, तो इसलिए इन दो राज्यों पर विशेष तवज्जो रहेगी। जी, चलिए देखना होगा कि आगे चुनावों में क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के पंजाब के दौरे के बाद इतना तो साफ है कि वहां ग्राउंड पर काम करने वाले बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह का संचार जरूर हुआ होगा। इसे ये भी कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनावों का एक तरीके से बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुरमीत जी, आपका हमसे बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए FH1 न्यूज।